नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइव लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रणक्षेत्र में जब शंखनाद होता है तो जंग की शुरुआत होती है। प्रदेश की धरा से देश में भी सियासी शंखनाद हो गया है। ये जंग है 2020 की, 2022 की, 2023 की, 2024 की, और सियासी मैदान में है बीजेपी और कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियां। हथियार जुबानी वार हैं, सियासी प्रहार हैं, खुली ललकार है, मुद्दों पर टकरार है। बीजेपी अपने अंदाज में अपने मुद्दों को ब्रह्मास्त्र बनाना शुरू कर चुकी है, तो कांग्रेस नव संकल्प शिविर और बाणेश्वर में सभा कर शंखनाद के साथ बता चुकी है कि वो जंग में जनता को साथ लेगी, सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा करेगी और यही उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो क्या ये शंखनाद 2024 तक के सियासी संग्राम में सियासी जंग की तैयारी का प्रतीक बन गया है? आज बात इसी मुद्दे पर। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। बीजेपी तो हिंदुस्तान बनाना चाहती है। सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई यह है कि बीजेपी चार्ज है और कांग्रेस खुद को रिचार्ज कर चुकी है। लड़ाई संगठन की ताकत के साथ सत्ता के सिंहासन के सफर की है। एक तरफ वो संगठन है जो मजबूत है, ब्लॉक तक है, पन्ना प्रमुख तक है, और दूसरी तरफ वो रिचार्ज का जज्बा जो पहले कुछ महीनों में खुद को देश में और फिर मजबूत करने की राह पर है, और इसका मजबूती से शंखनाद भी हुआ है। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत को अच्छा मान अंतिम परिणाम की कल्पना क्या वाकई में की जा सकती है, या फिर संकल्प और सियासत में अंतर होता है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारीक जी, आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मयंक त्यागी जी। आरसी चौधरी जी, शुरुआत आपके साथ सर। 4 दिन का मेगा शो बीजेपी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया, फिर शिविर करके डिक्लेरेशन हुआ, फिर बाणेश्वर पहुंचे, सभा की, जनता से सीधा कनेक्ट होने की कोशिश की गई। देश भर में यह संदेश दिया गया कि कांग्रेस शंखनाद कर चुकी है। क्या मानकर चलें जो टेम्पो पकड़ा गया है अब वो रुकने वाला नहीं है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा। कांग्रेस पार्टी का जो नव संकल्प शिविर था, वो नव संकल्प शिविर जिसके अंदर 4 मुद्दों को लेकर 4 जो रिजोल्यूशंस जो पारित किए गए, उनकी जो कमेटी हैं तमाम देश के अलग अलग हिस्से के लोगों से संवाद करने के बाद में, इस 3 दिन के अंदर गहन मंथन के बाद में, जब 15 तारीख को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने जब कंक्लूड किया, तब कहा कि 1942 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बंबई के अधिवेशन में एक नारा दिया था, अंग्रेजों बाहर छोड़ो। उस समय भी चुनौतियां थी, देश के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, और कुछ लोग जो हमारे खिलाफ भी खड़े थे और हमारे अपने थे। आज 2022 के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने कहा भारत को जोड़ो। ये भारत को जोड़ने की प्रासंगिकता इसलिए बन गई है कि पूरे देश के राज्यों के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को, जो इस देश की एक खूबसूरती थी, इस देश की जो ताकत थी, अनेकताओं में जो एकता थी, विविधताओं में जो एक सूत्र में पिरोने की जो ताकत इस देश के लोगों के बीच में थी, उसको बड़ी बखूबी से बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस देश के लोगों को लोगों के खिलाफ खड़ा करने का काम किया, जनता के मुद्दों से इतर सिर्फ विभाजन की और नफरत की राजनीति शुरू की। इसलिए आज ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का यह संकल्प है, यह देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि हिंदुस्तान की जयकारा तभी होगा, भारत माता की जय तभी होगी, जब हम सब मिलकर एक दूसरे की जय करेंगे और हम सब मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। इसलिए हमारा संकल्प है कि भारत जोड़ो और आगे बढ़ो। सर, 2 चीजें हैं। अगर आप सामाजिक संस्था हैं, सामाजिक संगठन है, तो बात अच्छी लगती है। अगर राजनीतिक संगठन है तो फिर चुनाव में जीतना यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपनी विचारधारा को जमीन तक तभी पहुंचा सकते हैं जब चुनाव जीतेंगे। बीजेपी जिस तरीके के इश्यूज, या कहीं कि आपकी नजर में नॉन इशू को इशू क्रिएट करती है, सच्चाई यही है कि वो रिजल्ट दे रही है। क्या जिस तरीके के रेजोल्यूशन, जिस तरीके का शंखनाद हुआ, उससे आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, सत्ता तक पहुंच सकते हैं? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बेहद प्रासंगिक प्रश्न है। सत्ता एक जरिया हो सकता है, सत्ता एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सत्ता कभी भी राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। राष्ट्र के लोगों की भावना सत्ता से सदैव बड़ी होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमारे एक वैचारिक दल और राजनीतिक दल होने के नाते हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही है कि इस देश के, राष्ट्र के ताने बाने को हम बुने, लेकिन
इसके साथ साथ में सिर्फ सत्ता प्राप्ति एक मकसद नहीं हो सकता। इस राष्ट्र का निर्माण करने में जो महती भूमिका 1942 में निभाई थी, आज उसी महत्ता के साथ में इस राष्ट्र का निर्माण जो किया, इसको खंड खंड होने से बचाना है। आज जो हम बात करते हैं, आप भी कहेंगे, आप जैसे कम लोग चैनल हैं, देश के अंदर जो लोगों की आवाज को कुचलने का काम हो रहा है, जो हमारे 70 साल में जो संस्थान बनाए, उन संस्थानों को लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। इसलिए चुनौती बेहद गंभीर है, और जब चुनौतियां बेहद गंभीर होती हैं, तब आपके संकल्प भी बेहद गंभीर होने चाहिए। ठीक है मुकेश पारीक जी, अभी तक कांग्रेस जिस तरीके से अंदर खाने ही एक दूसरे के साथ अंतर्द्वंद में लगी हुई थी, बीजेपी को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन अगर कांग्रेस एक जाजम पर एक साथ हो और उसके बाद एकजुट नजर आए, तो ये तो आप भी मानेंगे कि गांव बस्ती में आज भी कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस को लोग जानते हैं, हाथ के निशान को जानते हैं। अगर कांग्रेस मजबूती से आएगी, क्या बीजेपी को मुश्किल होगी इससे? बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं होगी। एक राष्ट्रवादी पार्टी जो मोदी के नेतृत्व में एक जनकल्याणकारी कार्यों में लगी हुई है, उसका मात्र विरोध करना ही एक कांग्रेस का ध्येय है। अभी जो इनका मंथन या चिंतन बैठक जो हुई, मुकेश पारीक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मुझे इस शब्द पे हमेशा से आपत्ति रही है जब यह कहा जाता है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी, आप कहते हैं कि बाकी पार्टियां राष्ट्र विरोधी हैं। नहीं, इसका मतलब ये कहीं नहीं होता। अगर मैं राष्ट्रवादी हूं, इसका मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं है, ये कहीं नहीं कहना। इसलिए कहना जरूरी है, इसलिए कहना जरूरी है। बिल्कुल, हम बार बार ये कहते हैं, हम बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद हम हमारा संगठन है, और उसके बाद हमारा परिवार या समाज है। मतलब तो हमारा राष्ट्र का मतलब ये है, ये इसका मतलब ये है कि राष्ट्र आदमी मान ले के अंदर जो मौजूद है, मैं वही बता रहा हूं कि राष्ट्र हित में जो काम करनी है हमारे लिए, सबके पहले सर्वोपरि राष्ट्र हित होता है, उसके बाद सारे काम होते हैं। जब हमको ये कहना पड़ता है 80-20 की लड़ाई है, उसमें राष्ट्र किस तरफ खड़ा है? मैं अभी वही आपको मैंने जो कहा, इसमें आपने कहा मेरे को ऐतराज है अली और बजरंग बली के बीच की लड़ाई है, उस वक्त राष्ट्र किधर खड़ा है? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो कहां हमने गलत किया? राजस्थान में करौली हुआ, राजस्थान में जोधपुर हुआ, और आपने देखा किस तरीके से हमारी सत्ताधारी पार्टी ने तुष्टीकरण में एक धर्म विशेष के लोगों का पक्ष लेकर ये साबित कर दिया कि हम तुष्टीकरण पर आधारित पार्टी है। एफआईआर देखिए आपने? आप बिल्कुल, आप सुनिए जी, एफआईआर देखिए आपने वो देखा रात को देखा है आपने कितने लोगों को नामजद किया गया, कितनों को गिरफ्तार किया गया, उसमें कौन से धर्म के कितने हैं? नहीं तो जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने दंगा किया, क्या किसी दंगे के अंदर आप धार्मिक चश्मा पहनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, धार्मिक चश्मा पहनेंगे। सुनिए, अगर आप कहते हैं कि अपराध का धर्म नहीं होता और दूसरी तरफ धर्म के अपराध के अंदर धर्म ढूंढते हैं। आप मेरी बात कंप्लीट करूंगा तभी आप उसका अर्थ निकालेंगे कि आप अगर सरकार में बैठी हुई पार्टी अगर इस प्रकार का कार्य कर रही है, आपने देखा 12 बजे रात को जमानत होती है, किन लोगों की जमानत होती है? जो दंगाई थे। ये क्या आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको तुष्टीकरण नहीं कहेंगे। आप हमारे को कह रहे हैं हम धर्म पर आधारित, हमारे लिए सब धर्म समान है और हम सब धर्मों की बात करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण पर आधारित पार्टी है और तुष्टीकरण का परिणाम आपने करौली और दोनों पार्टियों के बीच वर्तमान स्थिति में छिड़ी जंग की, वर्तमान स्थिति में हुए शंखनाद की। मयंक, जिस तरीके से दोनों पार्टियां, एक तरफ बीजेपी है जिसके लिए कहा जाता है कि वो 24/7 चुनावी मोड में होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सबसे पुरानी पार्टी और वो चाह रही है कि अब खुद को एक बार फिर से रिचार्ज किया जाए, जमीन पर एक बार फिर से जनता से जुड़ा जाए। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान में इसके बाद मुश्किल होने वाली है? क्योंकि जब स्कोप ढूंढा जा रहा था तो लग रहा था कि शायद कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं, बीजेपी के अंदर भी कई गुट बटे हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए विकल्प है। क्या वर्तमान स्थिति में आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ साथ पॉलिसी को चेंज करेगी? बिल्कुल नहीं सर, पॉलिसी क्यों चेंज करेंगे? हम अपनी पॉलिसी के दम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर आए। हमें काम करने की नीति से काम कर रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सब में कि भाई बीजेपी वाले अपनी आपस में क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अपने गुटबाजी में क्या लेना देना है, कांग्रेस वाले कौन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह वो अपनी फेयरवेल बना रहे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की काम क्या करना है, मजबूती कहाँ से लानी है, किस तरह से यहाँ पे शिक्षा नीति पर काम करना है, किस तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए काम करना है, किस तरह यहाँ पे सड़कों के लिए काम करना है, पानी के लिए काम करना है, बिजली के लिए काम करना है। आप देखो, गाँव में जाकर देखो, स्थिति देखो सर क्या हो रखा है। आज जो परिस्थितियां हैं राजस्थान में, उनको देखते हुए लगता नहीं है कि ये चिंतन, कांग्रेस चिंतन से ज़्यादा अभी राजस्थान चिंतन की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड में हम 5 साल
पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड में रहती हैं दोनों मैं पार्टियां। पंजाब का एक उदाहरण देता हूं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन के बाद कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बिजली की सच्चाई है कि आपने कहा तो दिया वहां पर कि बिजली सबको फ्री दी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा पंजाब के ऊपर है, और अगर ऐसा करते हैं तो 5,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अभी तक उस वादे को पूरा किया नहीं गया है। आप शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, राजस्थान में 2 नवाचार, सर 10 तो लाख आप तक का एक बात 10 लाख सोचिए, तक का हमें इलाज समय तो फ्री, दीजिए। और हमें आए अंग्रेजी अभी मीडियम 30 स्कूल दिन पहली हुए बार हो रहे हैं। आप खुद बोले अपने जी। मुंह से, आप हमें आए हुए कितना टाइम हुआ? आप ये देखिए ना, पिछले 70 साल से पंजाब में था कौन? जी। उन्होंने परिस्थितियां क्या कर दी? ये इतना कर्जा पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर डाला किसने? जी। अगर इतना ही कर्जा बनाना था तो फिर ये कर क्या रही थी सरकारें? किया क्या उन्होंने? उन्होंने फ्री बिजली नहीं दी, उन्होंने फ्री पानी नहीं दिया, उन्होंने कोई शिक्षा के लिए काम नहीं किया, फिर ये कर्जा हुआ कैसे सरकार के ऊपर? आम आदमी पार्टी का मुझे वहां पे ऐसा सिर्फ लगता है दोनों कि आम पार्टियों आदमी के लिए पार्टी पैसा। मयंक, सर क्या मुफ्त की राजनीति आम आदमी पार्टी की राजनीति सर है? मुफ्त की राजनीति नहीं कर रहे हम कोई मुफ्त की राजनीति नहीं कर रहे। हम सिर्फ अगलों को मुफ्त उनका पानी अधिकार दे देंगे, रहे हैं। मुफ्त बिजली देंगे, सर मुफ्त इलाज इंडियन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मुफ्त है शिक्षा सर, देंगे। आपको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है सर। जी। आप समझो, मुफ्त शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? जमीनें छोटी हुई हैं, आज से नहीं 70 साल से हैं। जमीनों पे वहां बिल्डिंग बनने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। जी। लोग बाग अपने अपने अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूं के मुख्यमंत्रियों के मकान देखिए, मैं क्योंकि इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। ठीक है, मैं इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, आप भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। मैं देख रहा हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो मुफ्त बिजली की जो सर हमारा बढ़ता चला जाता बिजली है। क्यों नहीं दें सर? उनका अधिकार है सर, उन्हीं का पैसा है, जनता का पैसा, जनता को लौटा रहे हैं। क्या मुसीबत है इसमें? जी। मुफ्त बिजली क्यों नहीं उनका अधिकार है? राजस्थान में कितना कर देंगे? 500 यूनिट तक मुफ्त। सर जितना जो जरूरत होगी वो करेंगे 100%। 50 ये मजाक नहीं करेंगे जनता के साथ। जो उनका अधिकार है, जो उनको जरूरत है वो पूरा हमारे करेंगे। साथ महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, क्योंकि आपने भी 3 दिन का सर ये चिंतन शिविर कवर किया होगा, बारीकी से चीजों को देखा होगा, आप लंबे वक्त से राजस्थान की सियासत को भी देख रहे हैं। बानेश्वर के साथ हमेशा से चाहे कांग्रेस या बीजेपी चाहती है कि आदिवासी उनकी तरफ रहे, और हमेशा वहां सभाएं हमने होती देखी हैं चुनावी मोड में। आपको लग रहा है जो शंखनाद कांग्रेस ने किया है उससे कांग्रेस रिवाइव होगी? राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर 24/7 के पॉलिटिशियन के तौर पर कांग्रेस में रहेंगे, और जो पसीना बहाने की बात हो रही है वो अब दिखाई देगा। कांग्रेस समझ चुकी है इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, अब उठना ही होगा। देखिए, जो संकल्प लिया गया है तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस को रिवाइव करने का एक बहुत बड़ा मतलब प्लान बनाया गया है। जी। इसमें जनता से जोड़ने का भी प्लान बनाया गया है, और साथ ही अपने मैनेजमेंट को सही करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पे भी जोर दिया जाएगा, और भारत को जोड़ने की भी बात कही जा रही है कि जैसा कि देश भर में जिस तरह का भी वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, ऐसी सूरत में बहुत जरूरी है कि देश ये में नारा काम करेगा सर, क्योंकि हमने देखा है चुनाव नारों पर ही जीत और हार हो जाते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई वाले जनता माफ नहीं करेगी। उसी बात को लेकर भारत के जोड़ो उस तरीके का नारा हो पाएगा? नहीं, नारा वो अभी है कि कार्य, ये इसको डिपेंड ये करता है कि नेता और कार्यकर्ता मिलकर के अपने इस संकल्प को किस रूप में जनता तक ले जाते हैं, और जनता इसको क्रियान्वित कैसे करते हैं। जी। जब तक पूरे आम ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि इस समय एक तो दूसरे नए दल उदय हो रहे हैं, और दूसरा जो क्षेत्रीय दल उनकी भी चुनौती है, और दूसरा भाजपा ने जिस तरह से मानकर चलो, इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी पसीना सड़क पर या जमीन पर गिरता दिखाई दे, और क्षेत्रीय नेताओं का पसीना भी टपकता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल है, यही बात, इसी बात पे जोर दिया जाए। अभी क्या है कि जितने साल लंबे अरसे तक चूंकि कांग्रेस ने शासन किया है, तो एक पूरा का पूरा मतलब ये समझ लीजिए 70-80% जो था कांग्रेस का संगठन, वो एक तरह से आरामदायक मतलब क्या जिसे बोलते हैं कि जिसे कि काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा इतना काम रहा, और कार्यकर्ता जो है जमीन से अलग होता गया। और अब ये अगर नेता जब जमीन से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ सकती है बात। लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ जैसे जिस तरह से सम्मेलन हुआ, संकल्प लिया, लेकिन बाद में भूल गए, या पद यात्राएं जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस को खड़ा करने में 2 दिन एक्टिव रहे, 4 दिन का आराम किया, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल अभी से जुड़ना पड़ेगा। आरसी चौधरी जी, बानेश्वर धाम आस्था का केंद्र आदिवासियों के लिए पुल के निर्माण की बात हुई, आज शिलान्यास हुआ। क्या उस पुल के जरिए गुजरात उतरना चाहते हैं, मध्य प्रदेश उतरना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड उतरना चाहते हैं?
आप सोच रहे हैं कि उस एक पुल से कई राज्यों में असर पड़ेगा? पुल के पीछे की सियासत ये? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से अपना अपना आईना होता है, चश्मा होता है, लेकिन आपने जनता के सामने 1% छोड़ा, बेहद अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले भी हमने तो डूंगरपुर से लेकर रतलाम तक एक रेल लाइन के द्वारा 2 राज्यों को जोड़ने की कोशिश की। आज हम पुल के द्वारा वहां के जो आदिवासी जो लोग हैं, जो बारिश के समय में जो दिक्कत होती है उसको ध्यान में रख के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस जोड़ने की प्रक्रिया है, उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे, आज पूछे आज तक वो रेल लाइन है वो क्यों नहीं बिछा पाई, क्यों नहीं बिछा पाई? चुप, एक मिनट रह लीजिए मयंक जी, बोले लीजिए। आप 70 साल पे कोसते आप 70 साल पे आप 7 साल का जवाब नहीं देना चाहते, सिर्फ 70 साल के कोसने से सत्ता में आना चाहते हो। आपको तो देश देख रहा है। आप पंजाब में 1 महीने में आए और पंजाब को पूरे में जला दिया। दिल्ली को आपने 5 साल में 2 बार आपने जला के रख दिया, पूरे देश को जला के रख दिया। और आप कैसे व्यक्ति हैं ये सब जानते हैं। चलिए हमारे साथ दिल्ली में आप मॉडल देखिए, शिक्षा का मॉडल देखिए, स्वास्थ्य का मॉडल देखिए, आप चर्चा कीजिए। तुम उसकी टीम भी हो, जलाओ पार्टी हो, तुमने दिल्ली को 2 बार जला दिया, 1 महीने पंजाब को जला दिया, पंजाब के अंदर तुम खालिस्तान और तमाम लोगों के सामने खड़ा कर दिया। क्या कर रहे हो तुम? जलाने का काम कर रहे हो, यही तो काम कर रहे हो। ये देखो सिर्फ आपकी बौखलाहट है, आपको जाते हुए समझ आ गया कि हमें एक चुनौती हो गई है। हिंसा के पुजारी हो, हिंसा के पुजारी हो तुम, बैठ के हिंसा के पुजारी तुम हो, चिल्लाने से नहीं। तुम 70 साल में कोसते में नहीं, तुम्हारे पास में वापस आना, मेरे पास बात से कम रखने का रुक जाइए, मैं रुक जाइए। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, तुम कब आए? आरसी चौधरी जी, कब तुम खास सर बने वो हो? आने के बाद पंजाब में जीरो कर चुके हैं कांग्रेस को, वो आने के बाद दिल्ली से आपको उड़ा चुके हैं, पंजाब से हटा चुके हैं। सर मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं सर, छोड़िए, मेरा आज ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या इस शंखनाद के बाद कांग्रेस मजबूती से खड़ी होगी? मेरा बेसिक सवाल है, क्योंकि आप हर राज्य में जाते हैं तो 2-3 धड़े नजर आते हैं और उन धड़ों के चक्कर में एक एक करके कांग्रेस अपने राज्यों को गंवाती जा रही है। और अब हाल ये हो गया कि अगर 2023 में जो 2 राज्य बचे हैं वहां अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो फिर पूरे प्रदेश से, पूरे देश से कांग्रेस कहीं बचेगी नहीं। क्या अस्तित्व की लड़ाई की स्थिति में है कांग्रेस इस वक्त? विजेंद्र जी, आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूं देश के 7 राज्यों से ज्यादा संप्रदाय के आग में झुलस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आगे आके कहना पड़ रहा है, राज्य की सरकारों को सख्त कर रहे हैं कि लोगों को जो अपील की जाती है, हथियार उठाने की अपील की जाती है, दुष्कर्म करने की अपील की जाती है, सरकारें खामोश नहीं रह सकती। आज पूरा देश जल रहा है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसका नैतिक दायित्व बनता, कर्तव्य है कि उसके अंदर अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। और ये कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता करेगा और ये हमारा संकल्प है कि हम इसके भारत को जोड़ने का काम करेंगे। जो भी विभाजनकारी ताकत है, जो भी लोगों को बांटने का काम करेगी, हम उसके खिलाफ में काम करेंगे और खड़े होंगे। आप ये मान रहे हैं टूट गया है? आप ये मान रहे भारत टूट गया है? विजेंद्र जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी चीज एक दिन में ना तो बनती है, एक दिन में ना टूटती है। लेकिन अगर कोई लोग अगर खिलाफ में खड़े होंगे तो कैसे? अगर नहीं लगता, अगर भारत को जोड़ना चाहते थे तो 70 साल में क्यों नहीं जोड़ पाए? क्यों इन्होंने हिंदुस्तान को इतने बंटवारों में बांट दिया? धर्मों में, जातियों में क्यों बांट दिया? क्यों नहीं इन्होंने शिक्षा के लिए काम किया? क्यों नहीं इन्होंने स्वास्थ्य के लिए काम किया? क्यों नहीं ये ग्राउंड पर गए? आज क्यों इनकी पार्टी को चिंतन करना पड़ रहा है कि हमें ग्राउंड पर? मयंक शर्मा जो बीच में बाल के व्यवधान डाल रहे हैं, मयंक शर्मा बताएं कि पंजाब में आग आपने 1 महीने में कैसे लगा दी? जो मुद्दे थे आपके कान में दर्द हो गए, आप गांधी को क्यों हटा दिया? आप गांधी के नहीं, हिंसा के पुजारी हैं, आप बीजेपी के टीम बी है, वो भी आप ही के लोग हैं जो आग लगा रहे हैं, वो भी आप ही के लोग हो, तुम जलाने वाले लोग हो, वो भी आप ही के लोग हैं जो आग लगा रहे हैं वहां पे, और उनके लिए सख्त कार्रवाई हो रही है, उनके लिए सख्त कार्रवाई हो रही है जो वहां आग लगा रहे हैं। आप चिंता मत करो, राजस्थान में, पंजाब में भी रोकेंगे, दिल्ली में भी रोकेंगे और राजस्थान में भी रोकेंगे। आरसी चौधरी जी प्लीज, महेश शर्मा जी सर, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। एक नारा है भारत जोड़ो, बीजेपी 80-20 के बीच में फंसी है और वो उसके जरिए चुनाव जीत भी रही है। अगर कांग्रेस आम आदमी तक पहुंच जाती है, क्योंकि जिस स्थिति में इस वक्त देश है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था हो, अगर जनता को जोड़ लिया और जनता को ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में हो सकती है? बिल्कुल है। जिस आम व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दों को आप अगर उसको राहत देने के लिए, उसकी समस्याओं को उठाने के लिए जितनी भी आवाज़ बुलंद करेंगे, निश्चित रूप से जनता आपसे जुड़ेगी। होता यह है कि हम वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, चुनाव में चले जाते हैं कि हम ये मुफ्त कर देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बात यह है कि उस समय
आज जो जरूरत है सर, ये जनता इफेक्ट है आम किस आदमी स्थिति पार्टी का में, राजस्थान में आने सुनिए, का। देखिए अब चुनावी मुद्दे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर काम बाद हो में गए हैं, आप ना अपनी कि- बात कीजिएगा। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आम आदमी के दुख दर्द से कोई भी पार्टी नहीं जी। जुड़ेगी तो वो अपनी मतलब क्या कहते हैं प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकती है। अगर सत्ता तक पहुंचना है तो संगठन को मजबूती से अपने जड़ें जमानी होगी और इसके लिए थोड़ा सा पसीना भी बहाना पड़ेगा, और चाहे इसके लिए पद यात्राएं करने, संकल्प यात्राएं करें, जो भी कुछ करना है कीजिए, लेकिन नई युवा शक्ति को भी इसे बराबर जोड़ना पड़ेगा कि युवाओं के बिना ये देश आगे नहीं महंगाई बढ़ के मुद्दे पर आज प्रदर्शन किया और 15 दिन फिर रह गए, क्योंकि महंगाई तो उन 15 दिन में भी रहेगी, आपको लगातार जुड़ना पड़ेगा। जी, महंगाई, हाँ महंगाई है, बेरोजगारी है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट सर, कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा? अंत में जनता को ये समझ में तो आएगा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार छिन गए हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, खाने को दाना नहीं है, वो कब तक इन सबके चक्कर में फेर में फंसी रहेगी? देखिए, देश विकास की ओर है, ये सब जानते हैं, और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी के हाथों में देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। अभी आप का मुद्दा आज का चिंतन शिविर का था, बेहतर होता कि इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के बारे में भी कुछ बात करती। जिन वादों को लेकर सरकार बनी थी राजस्थान में, उन वादों को पूरा करने पर चिंतन करती। राहुल जी ने 1 से 10 तक 1 से 10 दिन तक की गिनती बोली थी। नहीं आप सुनिए, देखिए मेरे को तो कंप्लीट करने दीजिए। वादे थे सर विजेंद्र जी, मैं भी तो भूल जाएंगे, हमारी बात का भी जवाब दूंगा। पहले सरकार आपने जो विषय रखा है उसका भी तो आप सर, मेरा विषय शंखनाद 1 से 10 तक इलेक्शन मोड में आ गई है पार्टियां। बिल्कुल, अगर इलेक्शन मोड पर कांग्रेस आ गई है, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया, और मयंक आपका भी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया। शंखनाद सियासी तौर पर हमेशा होना चाहिए, लेकिन जो जंग होनी चाहिए वह मुद्दे पर आधारित होनी चाहिए और मुद्दे जनता से जुड़े हुए, क्योंकि अगर जनता के दिल में उतर जाएंगे तो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। बीजेपी तो हिंदुस्तान बनाना चाहती है। सच्चाई की विजय होती है।